हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और वीडियोस को लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे और जो क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको रट रहे होंगे, याद कर रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी कराए हैं। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि उस चैप्टर से पिछले 10-12 सालों में कुछ ही क्वेश्चंस आए हैं और मैंने इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5-6 सालों में जो चैप्टर्स को रिपीट करता है बिहार बोर्ड, उसी के अकॉर्डिंग पेपर आता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आना थोड़ा सा मेरे हिसाब से बनता है और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी सी कम है। खैर, उसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स? भारत इज माई होम। क्या है? भारत इज माई होम। ये थोड़ा ब्लर कर रहा होगा शायद, बी है ना, भारत इज माई होम। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है और ये जो चैप्टर है ये हमारे हमारे देश के जो तीसरे राष्ट्रपति थे और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, उनके भाषण के बारे में, जब वो राष्ट्रपति बने थे। और इससे पहले आप तो हम लोग तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात को और थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए कि बिहार में क्या कहते हैं, राज्यपाल की भी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे बिहार में राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार में एज अ राज्यपाल भी सेवा दे चुके हैं। उसके बाद ये क्या बने? हमारे देश के राष्ट्रपति बने। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ स्टूडेंट्स 1897 में हुआ। 1897 में हुआ और इनका जो देहांत हो जाता है स्टूडेंट्स 1969 में हो जाता है। याद रहेगा। और ये 1967 में हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। 2 साल महज सेवाएं देने के बाद इनका देहांत हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें मैंने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख कर रखे हैं, शायद जब आप लोग फिर से जब बुक को पढ़ेंगे और नहीं पढ़े तो कम से कम याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा लेते हैं। चलिए, पहले मैंने लिखा है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब होता है गदगद हो जाना, खुश हो जाना, एकदम फूले ना समाना। इक्विपमेंट का मतलब होता है उपकरण, औजार। ठीक है, फिर आते हैं एरुडिशन का मतलब होता है विद्वता, मतलब एजुकेटेड इंसान है ना, आपके अंदर विद्वान ज्ञान ज्ञान का आना। परस्यूट का मतलब होता है खोज करना। एक और बात समझिएगा कि एक परस्यू होता है, आप लोग अभी अगर स्पोकन क्लासेस ज्वाइन की होंगे या ज्वाइन करने वाले होंगे तो आप उस तरह से बोलते होंगे आई एम परस्यूइंग इंटर, आई एम परस्यूइंग आईएससी, आई एम परस्यूइंग, कुछ भी आपने बोलते होंगे, डिप्लोमा, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब याद रखिएगा, उसका मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, इस बात का रखिएगा, ये परस्यूट है, इसका मतलब है खोज करना। डिग्निटी, गरिमा, इज्जत। सीज्ड का मतलब होता है ठहर गया, है ना, ठहर गया। सीज्ड मतलब ठहर गया। डायनामिक का मतलब होता है गतिमान। यहां लिखे फिर डिटरमाइनिंग, ये क्या इसका मतलब होता है? निर्धारक। क्या मतलब होगा? निर्धारक। फिर आते हैं प्रोस्पेक्ट्स पे, इसका मतलब क्या है? संभावनाएं। क्या है? संभावना है, प्रोस्पेक्ट्स है। इसके बाद हम आते हैं प्रीजम्पशंस पे, इसका मतलब क्या है? मान्यता है। क्या है? मान्यता। कोई हम लोग नहीं मान्यता रख लेते हैं कि इस तरह का घर में होगा, इस तरह का रिवाज हो जाएगा, इस तरह के सीन है। फॉरगिवन का मतलब क्षमा करना, शायद इसका मीनिंग आप लोगों को पता भी हो। है ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब क्या? ऑन अकाउंट ऑफ, इसका मतलब इसलिए। क्या मतलब होता है? इसलिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर एसोसिएशन, इसका मतलब शायद आप लोगों को पता होगा, जुड़ाव इसको कहते हैं, जोड़ना। ठीक है, उसके बाद क्या है? इन इस क्या कहते हैं? इन इस कैपेबली। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अनिवार्य ढंग से, मतलब थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। फिर क्या है? इररेस्पेक्टिव। क्या है? इररेस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? भेदभाव रहित, भेदभाव रहित। उसके बाद आते हैं डिस्टिंक्शन पर, उसका मतलब क्या? भेदभाव। भेदभाव आप लोगों को शायद समझाने की जरूरत मुझे नहीं है ना। गांव समाज अभी भी हमारे देश से कुछ भेदभाव खत्म हुआ नहीं है। काले को गोरे से, गरीब को अमीर से, ये भेदभाव रहा है और शायद रह ही जाएगा, है ना, जब तक हम लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। ये हम यही पीढ़ी जो शायद इस भेदभाव को दूर कर पाए। लेकिन आप ही लोग फ्यूचर है, देखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्रीड पर। क्या होता है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? मान्यता। और एक और पर आते हैं बच्चा, इसका मतलब क्या है? प्रिजम्पशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मान्यता। फिर आते हैं अर्नेस्ट पर। क्या जाएंगे? अर्नेस्ट पर, इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार, ऑनेस्ट। फिर ये जो बच्चा है ना, मेरे लिए थोड़ा सा ये जो वर्ड मीनिंग है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये जो वर्ड मीनिंग है इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है एंडेवर। एंडेवर का हिंदी का मीनिंग क्या निकलेगा? प्रयास।
और मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग एंडेवर ना करें, प्रयास ना करें, तो फिर आपके घर एंडेवर आ नहीं सकती है। शायद आप लोग मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे हो कि आप, कहा जाता है कि फॉर्च्यूनर से अच्छी कार है, ठीक है, या किसी से भी अच्छी कार, मुझे कंपेयर नहीं करना है, लेकिन बड़ी अच्छी कार है। अब ये बात समझाते हैं आपको कि एंडेवर क्या है, इसका मतलब निकलता है प्रयास। उन्होंने तो फोर्ड वालों ने तो एक नाम रख दिया प्रयास, लेकिन इस बात को आप जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि अगर आप प्रयास ना करेंगे किस चीज का, पढ़ने का, आगे बढ़ने का, कामयाब होने का, तो ये एंडेवर आपके हाथ में तो नहीं आने वाला है। खैर, सीख का मतलब, सीख नहीं, सीख का मतलब होता है खोजना। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, संपूर्ण। कन्वीनियंटली, इसका मतलब क्या था, असुविधाजनक, असुविधाजनक। अनस्पैरिंगली, इसका मतलब होता है लगातार, अनस्पैरिंगली का मतलब होता है लगातार। शीर, इसका मतलब क्या होता है, शीर, शीर का मतलब केवल, केवल। इसके बाद आते हैं, ये वर्ड मीनिंग मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझाने के लिए, ये है एंडेमिक। क्या है, एंडेमिक। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक वर्ड मीनिंग जरूर सुना होगा, पैंडेमिक। क्या सुना होगा, पैंडेमिक। इस बात पे याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, एंडेमिक, और मैंने इसके मीनिंग लिखा होगा महामारी की तरह फैलने वाला। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, महामारी का मतलब जो बीमारियां फैलती हैं, ठीक। अब इस बात समझिएगा, जो है ना वबा फैल जाएगी, बीमारी फैल जाए लगातार, जिसको है ना, जो वायरस फैल रहा था, लेकिन ये एंडेमिक है। इसका अगर आप लोग गूगल वगैरह सर्च करेंगे तो इसका मीनिंग निकलता है स्थानीय, इस तरह से कि आप स्थानीय बीमारी है, ये सब एरिया वाइज एक बीमारी होती है, लोग पाल लेते हैं, ठीक। एस्पेक्ट्स का मतलब पक्ष लेना, क्या होता है, पक्ष, ठीक है। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है इच्छा, और मेरे लिए ये वर्ड भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपको डिस्क्राइब करने के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, हम अंग्रेजों के यहाँ नहीं गए थे, और अंग्रेजों के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे हिंदी से, उर्दू से, भोजपुरी से मिलते जुलते वर्ड है, ठीक है। हम आपको एक बात समझाएं, एक फारसी का वर्ड है दुख्तर, दुख्तर का मतलब होता है बेटी, और दुख्तर से ही वर्ड बना डॉटर। आप लोग सर मर्ज कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। फिर एक और मैं वर्ड बताता हूं आप लोग को, बिरादर। बिरादर का मतलब क्या होता है, भाई, और इंग्लिश में उसी का मतलब क्या निकला है, ब्रदर। और फिर आप इसके बारे में बताता हूं आप लोग को, अर्ज करना, इच्छा, है ना, कि मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं अपनी इच्छा बताना चाहता हूं, तो ये ठीक अर्ज है, और क्या है इसका मीनिंग, इच्छा निकल गया। हम लोगों ने इतना दिन वो रह गए इंडिया में कि हमारे ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो उनके यहाँ मान्यता रखती है, जैसे कि अय्यो, साउथ में कहा जाता है ना, अय्यो तुम कैसा, इस तरह से सीन चलता है, ये अर्ज वही है, इच्छा। उसके बाद एक और मैं आप लोगों को वर्ड बताता हूँ, करेज, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं, और बिहारी में एक वर्ड कहा जाता है कि है करेजा तो लड़के दिखाते, है ना। आप लोग मेरी बातों से टैली कर पा रहे हो कि नहीं, कहा जाता है गांव में कुछ किसी से लड़ाई होगी तो कलेजे में दम है, कलेजे में दम है, तो हमारे भोजपुरी वासी क्या कहते हैं, करेजा में दम है तो लड़के दिखा, करेजा में दम है तो लड़के दिखा। इसका यही मीनिंग निकला इंग्लिश में करेज। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। खैर आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इम्पोज्ड, सेल्फ इम्पोज्ड का मतलब होता है स्वयं ग्रहण किया हुआ, खुद से ग्रहण किया हुआ। पेरिल का मतलब होता है खतरा, पेरिल का मतलब होता है खतरा। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कर दिखाना, और आप लोगों को ब्रिंग अबाउट करना है स्टूडेंट्स, है ना, ब्रिंग अबाउट क्या करना है, अच्छे रिजल्ट्स करके दिखाने हैं, याद रखिएगा इस बात को। प्रिविलेज, विशेष अधिकार, अगर आप ब्रिंग आउट नहीं करेंगे तो प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा। टेम्परामेंट, ये होता है प्रकृति, आपका नेचर कैसा है। फिर आता है इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है हेरिटेज यानी कि धरोहर, हमारा धरोहर क्या है, कुतुब मीनार, सांची स्तूपा, इस तरह से हमारे धरोहर नहीं है। खैर, लिबरेशन का मतलब आजादी, और इंचेंटिंग का मतलब होता है आकर्षण। अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे, इसका रीडिंग करते हैं, ठीक है। इस बात का देखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में देखा था अपना कि कुछ कुछ लाइन मैंने नीचे देख के पढ़ रहा था, क्या पढ़ रहा था उस हिसाब से, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ो, उसको हिंदी में आपको मीनिंग समझाओ। एक एक वर्ड समझा के कुछ फायदा नहीं है, आपको तो कहानी समझना है। आपको क्या समझना है, कहानी तो समझना है। आते हैं कहानी पर, इसके स्टोरी पर, क्या स्टोरी कहते हैं समझाते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। अब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क्या कहते हैं, इस बात कहते हैं कि इंडिया में बहुत फेमस एक और इंसान है जाकिर, उसका नाम है जाकिर हुसैन। खैर वो चले गए देश, उनके बारे में बात अलग करते हैं। खैर ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे।
इसका हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। डॉक्टर हुसैन साहब कहते हैं, मैं अवश्य ही स्वीकार करता हूं कि लोगों ने मुझे देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर मुझसे जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उससे गदगद हो उठा हूं। आप ही को अगर बना दिया जाए राज्यपाल से, या एक आम इंसान जो राज्यपाल बना और उसको राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो इंसान गदगद हो ही उठेगा। और वही एक आम इंसान की तरह डॉक्टर हुसैन साहब हमें अपनी भाषण में बता रहे हैं। जो जब राष्ट्रपति का शपथ लिया था उन्होंने, उसके बाद वो एक भाषण दिए थे, उसी भाषण का एक छोटा सा पैराग्राफ समझ लीजिए, एक स्टोरी समझ लीजिए, कुछ उनके बारे में बात समझ लीजिए। उसके बाद क्या कहते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere, during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth. He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. इसके बाद क्या कहते हैं, he has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. इसके बाद हम लोग समझते हैं इसका मतलब, एक एक पैराग्राफ करके आप लोगों को समझाते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति बनने पर पद को बौद्धिक उपकरण प्रदान किया। इस बात को समझिएगा कि डॉक्टर राधाकृष्णन इनसे पहले राष्ट्रपति बने हुए थे। विद्वता की ऐसी उपलब्धि व अनुभवों की ऐसी संपदा प्रदान की जो अन्यंत्र दुर्बल थे। मतलब कि आप समझिए कि हमारे देश की स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, और जो शुरुआत में हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने, उन्हें हमें उनका सम्मान करना चाहिए कि उतना ना बिजली था, ना पैसा था, ना है ना तरह तरह के हम लोग क्या कहते हैं, कैसे समझाएं आप लोगों को कि कैसे समझाएं आप लोगों को स्टूडेंट्स, कि हम लोग तरह तरह के भक्तियों में विलीन थे, जिस तरह के मतलब जो गलत भक्तियां थी। आप अगर इसका अलग मीनिंग ना निकालें कि जैसे कि कुछ भी है कि किसी को शुगर हो गया है, किसी को टीबिया हो गया, तो जाकर के किसी मजार के पास बैठ गए, किसी दरगाह के पास बैठ गए, या किसी मंदिर के पास बैठ गए। इस तरह की धारणाएं हमारी, हम लोग जो थोड़ा सा लिटरेसी रेट कम था उस हिसाब से चलते थे। लेकिन ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स दिए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने, जो सिखाए उनको, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर हुसैन साहब। अपना संपूर्ण जीवन का ज्ञान तथा सत्य की खोज में समर्पित करके उन्होंने भारत की दार्शनिक विचारों व सच्चे आत्मधिक मूल्यों की एकता की व्याख्या अन्य किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा अधिक की। उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मानवीयता के प्रति अपनी आस्था अडिग रखी, मतलब हिलने डुलने नहीं दिया है। पढ़े लिखे, पीएचडी तो किए थे, आप लोगों को पता भी होगा। और एक और बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर ही हम लोग 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे मनाते हैं। पीएचडी किए हुए थे। फिर आते हैं, वे स्वयं हमेशा लोगों के है ना सम्मान पूर्वक व न्याय के साथ जीने के अधिकार के लिए जूझते रहे। वो किसी गरीब का कभी है ना बुरा नहीं चाहे। डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के वसूलों को लेकर, उन्हीं के तरीकों को लेकर, उन्हीं के रास्ते पर चल करके डॉक्टर हुसैन साहब अपनी व्याख्या कर रहे हैं, अपने बारे में भाषण दे रहे हैं। उसका ये क्लिप है। उसके बाद बताते हैं आप लोगों को, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। ये कहता है कि मैं आपको केवल विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस पद को विनयशील, विनम्रता तथा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ ग्रहण कर रहा हूं। मतलब ये इसके बारे में एक पैराग्राफ पढ़ ही लेते हैं, लाइन बाय लाइन, आप समझेंगे, थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। खैर, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने ओथ लिया है। It is the constitution of a comparatively new state which is free citizen have for the first time in history। ये कहना चाह रहे हैं कि ये अब आजाद हुआ है, ये देश। ये क्या हुआ है? आजाद हुआ है देश, पहली बार आजाद हुआ है। हम लोग तो गुलाम बहुत दिनों से थे। खैर, आप क्या कह रहे हैं? For the first time in history given themselves, it is the young state of ancient people who through the long millennium and through cooperation of diverse ethnic elements। ये कह रहे हैं ये दुनिया के सबसे पुराने लोगों के लिए सबसे नई नई आजादी है। देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि हम लोग अगर देखें तो हमारी जो पूर्वज हैं, हमारा जो सभ्यता है बहुत पुरानी है ना। और आप लोग कुछ कुछ जानते भी होंगे कि हमारा मगध साम्राज्य रहा है, जो ईसा पूर्व रहा है,
बौद्धिक हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में हमारे यहाँ जन्म लिया, हमारे यहाँ जैन धर्म ने जन्म लिया। फिर आप लोग को एक और बात पता चलो आप लोगों को कि हमारा देश जो है वो रिपब्लिक है, रिपब्लिक कंट्री है ना हमारा देश। इस बात को आप समझिएगा कि रिपब्लिक जो देश है, हम लोग बिहार जो है वो क्या कहते हैं, गणतंत्र की जननी है, इस बात को याद रखिएगा। और वो उस जिले का नाम है वैशाली। थोड़ा सा वैशाली वाले लोग अगर देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे इस बात को कि इस बात, और पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग जो है गणतंत्र की जननी है। आई बात समझ में? खैर, और हमारे इंडिया का जो लोग है वो तो पुरानी सबसे ज्यादा सभ्यता है ही। खैर, उसके बाद आते हैं आप लोगों को इस बात पे कि उसके बाद क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ओन, है ना, पेक्यूलियर वे, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज। मैं, है ना, मैं शपथ लेने की बात कर रहे हैं कि हम प्लेज करते हैं फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू मे बिकम इन एडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। कि इन मतलब एम्पल प्रचुर है, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि इतना जो सर्कमस्टांसेस चेंजेस आते हैं ये उतना प्रचुर मात्रा में नहीं है। The value remains eternally valid and pressed for the newer and fresher realization. The past is not dead and static. कि हमारा कुछ पास्ट कुछ उतना खराब भी नहीं गुजरा है ना, और क्या कहते हैं उतना बुरा भी नहीं गुजरा है। ठीक ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। It is alive and dynamic and involved in determining the quality of our present and in the prospects of our future. एक क्या कह रहा है डॉक्टर हुसैन साहब कि हम जो है हम जीवित एवं गतिशील तो रहेंगे, हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना का निर्धारण करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। कि हम लोग जो पीछे कुछ सीखे हैं, हम लोग जब गुलाम नहीं थे उससे पहले जो सीखे हैं, हम उसी मान्यताओं को लेकर के, उसी सभ्यता को लेकर के आगे चलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। खैर, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल character. It is the business of education as I see it. The ministers this constant renewal, and I may be forgiven and presumptions that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account my long association with the education of my people. I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality is education is inseparably involved in the quality of the nation. ठीक है, इसका मीनिंग समझाते हैं आपको। इसमें क्या कह रहे हैं कि अतीत का अनवरत नवीकरण की प्रक्रिया असल में राष्ट्र संस्कृति तथा राष्ट्र चरित्र के विकास की प्रक्रिया ही है। मेरे विचारानुसार, ये डॉक्टर हुसैन साहब कह रहे हैं कि उनके विचार के हिसाब से इस निरंतर नवीकरण में योगदान देना ही शिक्षा का कार्य है। कि जो अगर हम लोग अगर थोड़ा सा वेस्टर्न मतलब शिक्षा नहीं रहेगी हमारे यहाँ, ये कह रहे हैं कि हम लोग को अगर थोड़ा सा डेवलप होना है तो उसमें शिक्षा ही क्या है, कार्य है, शिक्षा के तरफ काम करना पड़ेगा। और फिर ये कह रहे हैं डॉक्टर हुसैन साहब कि मैं क्षमा मांगता हूं कि मेरी मान्यता है कि मेरा इस उच्च पद पर चयन अगर पूर्ण रूप से नहीं तो मुख्य रूप से मेरे लंबे समय से लोगों की शिक्षा के साथ जुड़े रहने का कारण है। अब देखिए, ये क्या एक और बात कह रहे हैं डॉक्टर हुसैन साहब, ये जरूरी नहीं कि भाई मेरी क्या हैसियत है। डॉक्टर हुसैन साहब कह रहे हैं कि मेरी क्या हैसियत है कि मुझे कोई राष्ट्रपति बना है। ये कहने की मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा पद संभालने की जो जिम्मेदारी मिली है, सेवा देने का मौका जो मिला है, ये मेरे बस जो मैं शिक्षा से लगाव रखा हूं, है ना, जो लोगों से जुड़ा हूं, उसी का ये क्या है, फल है। उसके बाद ये कह रहे हैं, मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्र उद्देश्यों की उपलब्धि का प्रमुख साधन है। कि कुछ भी अगर आपको उपलब्धि करनी है राष्ट्र के लिए, अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, तो बिना पढ़े आप लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये डॉक्टर हुसैन साहब 1967 में अपने भाषण में ये बात कह रहे हैं। और हमको लगता है कि आप इस बात को, या हमारा बिहार या हमारा इंडिया इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहा है। ये कह रहे हैं शिक्षा ही, और ऐसे आप जानते भी होंगे, अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। खैर, ये बात को हर पढ़ा लिखा इंसान बोलेगा, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे इस बात को। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर हुसैन साहब, शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ के साथ जुड़ी हुई है। कि शिक्षा की अगर गुण को देखें तो राष्ट्र की, है ना, गुण में जुड़ी हुई है। जिसका शिक्षा में ज्यादा योगदान रहेगा जिस देश का, वो क्या रहेगा, उसका देश आगे रहेगा। आप लोग देख भी सकते हैं अमेरिका, जापान, चाइना, सबको शिक्षा का लेवल देख लीजिए, उनका एजुकेशन का बजट देख लीजिए, आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या किसका वैल्यू है। फिर आते हैं
उसके बाद हुसैन सर क्या कहते हैं, आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम द wheresoever it may have come and by whomsoever it may have contributed. I pledge myself to the service of the loyalty, totality of my country's culture. थोड़ा सा कल्चर इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को. I pledge my loyalty to my country irrespective of religion or language. I pledge myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without this distinction of caste, color and creed. बहुत अच्छी बात कह रहे हैं. थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ लें, आप लोग को समझाते हैं. द होल ऑफ भारत इज माई होम. एंड देखिए इसी बात को लेकर के कहा है कि पूरा होल क्या है, पूरा भारत मेरा घर है. और ये जरूरी है कहना, ठीक है. उसके बाद क्या कह रहे हैं, द पीपल हैव चूजन मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम. आई शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for the people engaged in the fascinating task of building up just and prosperous and graceful life. इसके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो उन्हें पद मिला है उसके बारे में इस पैराग्राफ में अपना समझाते हैं, इस भाषण के इस पैराग्राफ में समझाते हैं. क्या कह रहे हैं, देखते हैं. अतः मैं हमारी प्राचीन संस्कृति का प्रतिष्ठा निष्ठा रखने की प्रतिज्ञा लेता हूँ. शपथ तो लेना ही है हम लोगों को, ठीक है. मतलब जो राष्ट्रपति बनता है उन लोगों को तो शपथ लेना ही है. फिर कहते हैं चाहे वो संस्कृति कहीं से भी है ना, कहीं से भी आई हो तथा उससे किसी का भी योगदान रहा हो, मैं अपने देश की संस्कृति की सेवाएं समर्पित रहने का प्रण लेता हूँ. मैं बिना आदेश के प्रति धर्म व भाषा के भेदभाव के बगैर वफादार रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे देश में जो भेदभाव रहा है इससे कोई है ना अछूता रहा नहीं है. जो हमारा भेदभाव हमारे देशों में हुआ, आप सब लोग इस बात को टैली कर पा रहे हो मेरी बातों से, है ना. हम यहाँ मिलाएंगे कि आज भी भेदभाव है, किसी को अपने कुएं से पानी ना भरने देना, इस तरह की बातें आज भी है. खैर उस वक्त से ये हमारे नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं. खैर उसके बाद ये कहते हैं कि अपने देश की मजबूती, उन्नति तथा जाति, रंग, नस्ल भेदभाव के बगैर इसके लोगों की भलाई करने की शपथ लेता हूँ. संपूर्ण भारत मेरा घर है. क्या कह रहे हैं, पूरा भारत मेरा ही तो घर है. और ना मैं रंग भेद नस्ल कुछ भी नहीं देखना है. नस्लों से भी है ना भेदभाव किया जाता है कि आप इस नस्ल के हैं, आप उस नस्ल के हैं, आप काले हैं, आप गरीब हैं, इस तरह. तो ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि ना मुझे किसी गरीब का से भेदभाव है और ना मैं किसी काले गोरे से भेदभाव करूंगा, नहीं किसी नस्ल से, ना किसी जाति से करना है. खैर संपूर्ण भारत मेरा घर है, इसके लोग मेरे परिवार है. क्योंकि आपको अगर याद हो थोड़ा सा ये जीके का क्वेश्चन है कि इंडिया का अगर फर्स्ट अगर मैन कहा जाएगा तो उस वक्त के वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट होते हैं. अगर कहा जाएगा फर्स्ट मैन ऑफ दिस कंट्री तो क्या कहेंगे आप लोग, मिस्टर प्रेसिडेंट. इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू. अभी क्या प्रेजेंट में फर्स्ट मैन कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू. तो ये उनका परिवार है, फर्स्ट मैन वही है, तो परिवार कौन, हम लोग हुए थे. खैर हमारे जो पूर्वज थे, लोगों ने कुछ समय के लिए मुझे इस परिवार का मुखिया के रूप में चुना है. मुखिया तो थे, हेड तो वही थे. मेरा यह सच्चा प्रयास होगा कि मैं इस घर को सुदृढ़ व सुंदर बनाऊं, ऐसा घर जो उन लोगों के रहने योग्य हो जो न्याय संगत, समृद्ध और शोभनीय जीवन की रचना के आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं. घर का जो गार्जियन है स्टूडेंट्स, अगर वही भेदभाव करेगा, आप लोग शायद समझ पाए कि कभी कभी क्या होता है कि फिर आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि जो अभी तो आप 12th क्लास में, लेकिन आप लोग आस पड़ोस में देखिएगा कि एक जो लड़का है अगर वो कमा नहीं पा रहा है, एक ज्यादा कमा रहा है, तो उसकी घर में ज्यादा इज्जत होती है. जो कम पैसा कमा रहा है उसकी कम इज्जत होती है, इस तरह से. लेकिन ये घर का जो मुखिया बने हैं डॉक्टर हुसैन साहब, ये क्या कह रहे हैं कि ना मुझे गरीबी से मतलब है, मैं इस घर का, इस परिवार का मुखिया हूँ, आपने मुझे चुना है, तो ना मुझे रंग भेद से मतलब है, ना जाति से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना अमीरी से मतलब है. खैर अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे. ये क्या कह रहे हैं, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस. कह रहे हैं कि फैमिली तो बड़ी है, लेकिन ये बड़ी होने के साथ साथ ये लगातार बढ़ भी रही है ना. वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव द पार्टिसिपेट अनस्पेरिंगली, है ना, इन द बिल्डिंग इज new life in each his own way. For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become an endemic in our country and study reconstruction of the whole material of the and culture life
ऑफ अवर पीपल। कल्चर के बारे में बता रहे, आते हैं इसके बारे में। यह परिवार बहुत बड़ा है ना, और तो बड़ा होता रहेगा, मैंने आप लोगों को बताया, तथा कुछ असुविधाजनक गति के साथ, है ना, निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम सभी को अपने अपने ढंग से इसके जीवन के नवनिर्माण, यानी कि जो परिवार तो बड़ा ही, हम लोग का देश बड़ा ही था, 60-70 करोड़ आबादी थी हमारे देश की आजादी के वक्त, उसके बाद तो हम लोग छाए हुए हैं, कंपटीशन चल रहा है हम लोगों का। उस वक्त क्या कहते हैं, हमारे सामने कार्य इतना बड़ा है कि इसकी उसकी जरूरत है कि हमसे कोई भी आराम से बैठकर इसे देख सकता है, नहीं तो निराश महामारी की भांति इस देश में फैल जाएगी, है ना। निराशा इस देश में महामारी। अगर आप ये बात समझिएगा, 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, अगर सब लोग बैठे रह जाए, आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, सर्वे में रिपोर्ट आया कि हमारे देश के करीब 70 करोड़ जो लोग हैं वो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पा रहे। यह हमारे देश के पिछड़ने का रीजन मेन है, 100 रुपए नहीं कमा पा रहे दिन के, ठीक। और अगर आप कंपेयर करें चाइना से, अमेरिका से, तो वो लोग 18 साल के बच्चों को तो फिर घर से बाहर निकाल देते हैं, भाई आप अपना देख लीजिए खर्चा पानी, और लोग डेवलप करते करते खाते पीते आगे बढ़ जाते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि परिस्थितियां हमसे अधिकाधिक कार्यों की मांग कर रही हैं। अपने लोगों के भौतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन में दृढ़ व अनवरत पुनर्निर्माण हेतु ठोस तथा सच्चे दिल से कार्य करने की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा दयालु बन जाए, कुछ काम पर रेस्ट ले लेंगे, देश भी रेस्ट में आ जाएगा। इस बात को समझिए। इस बात पे एक और मैं आप लोगों को बात कहूं कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी कि जापान का एक सरकारी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब होल्डर था। तो इससे होता नहीं है हमारे यहाँ आजकल फिंगरप्रिंट से अटेंडेंस होता है, उसने क्या किया कि वो तो टाइम पे आ ही था जॉब पे। हुआ यूं कि जब वो देखा काम तो आज 4:30 मान लीजिए 5 बजे छुट्टी होना है, ओवर होना उसका ऑफिस, तो 4:30 बजे तक उसका काम खत्म हो चुका था। उसको लगा कि अभी तो क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, 4:58 हो रहा है, 4:58 हो रहा है, 4:50 हो रहा है, इस तरह से कुछ 1-2 मिनट का ही टाइमिंग था। वो क्या किया, रूम अपने ऑफिस से निकल गया। अब हुआ यूं कि 2 मिनट वो पहले निकल गया, उसको टाइम में मतलब अंदाजा हो नहीं पाया निकलने में, उसको लगा तो 5 तो बज ही गया है। तो उस दिन उसका क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। और उसने दूसरे दिन ही अपने मीडिया चैनल पर आकर के माफी मांगी कि मुझे आप लोग माफ कर दिया, हमारे देश के वासी, हमने आपका 2 मिनट का काम नुकसान किया, आप लोगों के टैक्स के पैसे से मेरा घर चल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ। क्या उसने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, उसने काम पूरा किया था, उसने थोड़ी सी ये गलती कर दी कि 2 मिनट पहले निकल गई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ठीक। जापान के बारे में बहुत सारे रूमर्स भी आते हैं कि है ना, वो टाइम पे 2 मिनट लेट ट्रेन नहीं होती, सब होता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, दिस वर्क एज आई सी इट, जिस है ना, इस कार्य को मतलब मेरे अनुसार इस कार्य के दो पक्ष हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हैज 2 एस्पेक्ट्स, दो पक्ष हैं, वर्क वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। ये कह रहे हैं दो पक्ष है ना, स्वयं के लिए कार्य करना तथा अपने समाज के लिए कार्य करना, या तो अपने आप के लिए काम करें या तो अपने समाज के लिए काम करेंगे। फिर क्या कहते हैं, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये क्या कह रहे हैं, ये दोनों पक्ष परस्पर फलदायक है कि ये तो अपने आप के लिए काम कीजिए या तो क्या है, सोसाइटी के लिए काम कीजिए। सोसाइटी के लिए काम कीजिएगा तो अपने लिए काम हो जाएगा, अपने लिए काम कीजिएगा यानी कि अपने पद के लिए काम कीजिएगा तो सोसाइटी के लिए काम तो हो ही जाएगा। ठीक है, द वर्क, ये तो हो गया, ठीक है। The work oneself is follow the urge toward moral development and as a free person and under self-imposed discipline which alone can render than development possible, है ना। उसको पूरा पढ़ा लेते हैं, आपको उसको बताते हैं। Its end product is a free moral personality. We can neglect the end product only the at peril. This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about an approximation of the society to which it is privileged to serve a better, a juster and a more graceful way of life. The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence. Let us resolve to get whole क्या कहते हैं, heartedly engaged in these two aspects of work, individual and social. इस अब या तो ये कह रहे हैं कि तो दो पक्ष हैं, या तो इंडिविजुअली काम कर लीजिए तो क्या कहते हैं, सोशल काम कर लीजिए। आज के नेता को आप लोग समझ पा रहे हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल अपने लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, है ना, सोसाइटी के लिए काम करते नहीं है।
डॉक्टर हुसैन साहब क्या कहते हैं कि अपने लिए यानी कि अपने पद के लिए भी काम करने के लिए भी ये क्या दोनों लाभदायक ही हैं क्या? अपने पद के लिए भी काम करेंगे तो क्या देश के लिए हित में ही होगा। राष्ट्रपति का काम जो है अगर हम अपना सिर्फ काम करेंगे तो देश के हित में होगा। उसका मीनिंग आप लोगों को समझाते हैं। इसके एक वर्ड मीनिंग का तो आप लोगों को समझा दिए थे। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, स्वयं के लिए कार्य करना, आत्मसंयम द्वारा स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना नैतिक विकास करना है तथा केवल ऐसा करने से ही विकास संभव है। आप जो आपका काम दिया गया आपको वो काम करते रहिए, विकास हो जाएगा। इसके फलस्वरूप स्वतंत्र और नैतिक उपलब्धि प्राप्त होगा। क्या हम लोग आजाद भी रहेंगे, नैतिक कुछ जो हमारा जो तरीका है जीने का, पढ़ने का नियम जो है उस भी चलेगा। फिर ये कह रहे हैं अंततः इस उपलब्धि को नजरअंदाज करना हमारे लिए नुकसानदायक होगा। यही अंतिम उपलब्धि समाज के बिना जीवित नहीं रह सकती तथा ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति समाज में न्यायपूर्ण व सुंदर जीवन लाने हेतु कार्य करे। हमारे बिहार में क्या है, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, समाज के हित में काम करें, लेकिन हमारे बिहार में क्या है कि कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है ना। सरकार बुरा कर रही है, करने दो, मेरा पेट भरना चाहिए। ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि आप यहां तो खुश रह लेंगे, लेकिन अगर आप इस बिहार से बाहर जाएंगे किसी भी स्टेट में तो आप इस बात से शिकायत आप बिहारियों को जरूर होगी कि आपके यहाँ जिसका मन जो होता है वो करता है। ठीक, आप लोग के यहाँ कोई कानून का व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारियां कोई अपना पड़ोसी किसी पड़ोसी के लिए नहीं लेता है। ठीक, कोई व्यक्ति तब तक संपूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि है ना सामूहिक अस्तित्व का विकास नहीं हो जाता। लोगों के मन में विकास डालना है, सड़क बनवा लेना, राशन दे लेना, मेट्रो ला लेना, ये विकास नहीं है। मेंटली विकास हम लोगों का कब होगा कि कुछ अगर कोई कचरा फेंक रहा है, आप लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, चिप्स का पैकेट खा रहे हैं तो उसको फेंक देना है। ठीक, कुछ भी चाय पी रहे हैं कूलर में उसको फेंक देंगे सड़क। ये मेंटली विकास भी हम लोगों के यहाँ जरूरी है। और इस बात को आप मोदी जी से भी टैली कर सकते हैं कि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, झाड़ू उठाया था। मेंटली सफाई, मेंटली डेवलप होना जरूरी है। अगर हम लोग अपने घरों की जिम्मेदारी सिर्फ लेने की सफाई कर लेना अपने है ना आसपास, जो हम लोग का सड़क है, घर के पास जो जमीन है, जो हम ही लोग गंदा करते हैं, तो ही हमारे देश की गंदगी दूर हो जाएगी और कई बीमारियां भी हमारे आस पड़ोस से, हमारे गांव से, समाज से, शहर से दूर हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, आइए हम पूर्ण मन योग से व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों पक्षों के कार्य है ना के लिए कार्य करने की शपथ लें। ये कह रहे हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ये क्या कह रहे हैं पब्लिक से भी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था कि हम भी झाड़ू लगा देंगे, तो जब प्राइम मिनिस्टर ही झाड़ू लगा देगा तो फिर तो आम जनता के लिए कौन सी बड़ी, तो अपने अपने घर में ही लगाना है। फिर आते हैं इसका आखिरी अध्याय, ये आखिरी पैराग्राफ है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट स्पेशली फ्लेवर। For the state of us to us will not be just an organization of power by a moral organization. It is a part of nation temperament and inheritance from a great leader of our liberation movement, Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं, the power should be used only the moral purpose. The peace of the strong is what we shall dedicate ourselves to work for. अभी क्या कहते हैं, यह दोहरा प्रयास हमारे राज्य के जीवन के को एक विशेष सुगंध प्रदान करेगा। दोहरा प्रयास का मतलब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि हम भी प्रयास करेंगे, हम भी साफ सफाई करेंगे, हम भी अपने थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा सा साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग समझ पाए कि 60-70 करोड़ आबादी भी जो जनसंख्या है वो भी कम नहीं होती है। बिना टेक्नोलॉजी के तरह तरह के है ना बाधाओं में, तरह तरह के कुछ क्या कहते हैं जादुओं में इस समय फंसे हुए थे लोग, तो आसान नहीं था, इसलिए मदद मांग रहे हैं किससे, हम ही लोगों से डॉक्टर साहब। फिर क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए राज्य है ना, राज्य केवल शक्ति संपन्न संगठन नहीं बल्कि एक नैतिक संगठन भी होना चाहिए। शक्ति तो आ गया पावर, लेकिन आपस में ही हम लोग क्या है, एकजुट नहीं है। हम आपस में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जल रहा है। यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का ही हिस्सा है तथा यह विचार हमें स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी के धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ। जो गांधी जी हमें करके देखे स्टूडेंट्स, वो 45 किलो का इंसान, तो वो आसान नहीं है ना। गांधी जी ने जो किया है वो आसान नहीं है। गांधी जी से हमने सिर्फ सीखने की जरूरत है। गांधी जी को आप जितना पढ़ेंगे, गांधी जी से आपको उतना प्रेम बढ़ता जाएगा। खैर, शक्ति का प्रयोग मात्र नैतिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ठीक है,
ये नहीं कि आपके पास अगर कोई पावर है, किसी चीज का बंदूक है, कुछ है, तो आप उसका कभी भी इस्तेमाल कर लें, है ना। आप समझिए कि उस शक्ति का आपके पास कोई अगर पावर है तो उसका आपको कब इस्तेमाल करना है। गलत इस्तेमाल आप ही पर भारी पड़ेगा। इस सिद्धांत सशक्त की शक्ति के लिए हम अपने आप को कार्य करने हेतु समर्पित करते हैं। ये कह रहे हैं हम दोनों मिलकर काम करेंगे। आखिरी पर आते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग forth the energy requisite for the satisfactory performance of these dual tasks. I shall be my privilege to contribute share to the enchanting enterprise. आखिर में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, मुझे अपने लोगों से पूर्ण विश्वास है कि वे इस दोहरे कार्य को संतोषजनक ढंग से, यानी दिलासा से, अपने दिल से दिलासा देकर के काम करेंगे, ढंग से करने हेतु आवश्यक ऊर्जा एकत्र कर पाएंगे कि हम जो काम करेंगे उसके लिए क्या ऊर्जा शक्ति जो प्रदान करेंगे। इस शानदार कार्य में अपना योगदान देने में मैं गर्व महसूस करता हूं, और आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि एक बिहार का राज्यपाल का क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। और वो इस गौरवान्वित होकर के कह रहे हैं कि मुझे ये जो पद मिला है, स्टूडेंट्स ये क्या कह रहे हैं कि मुझे ये जो पद मिला है, मुझे किसी, है ना, गिफ्ट के तौर पे नहीं मिला है कि है ना मेरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है, मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए। ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये पद कैसे मिला, मेरी पढ़ाई की वजह से, मैं जो शिक्षा को लेकर के लोगों को, गरीबों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ता रहा, उसकी वजह से मुझे ये पद मिला है। और ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो काम करूंगा ही, मेरा ये देश है ही, और देश का मैं एक मुखिया बना हूं करीब कुछ सालों के लिए, 5 साल का तो कार्यकाल रहता है, आप लोगों को पता ही है, लेकिन खैर उनका 2 सालों में देहांत हो गया। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, आप लोग भी अगर जुड़ जाए हमारे से तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा भला, और जल्दी जल्दी हम लोग ग्रो कर पाएंगे। ये रहा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, खत्म होता है हम लोगों का, और आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे इस क्लास को, इस लेक्चर को। और अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि कुछ कमी रह गई हो, जो कमी रह जाए आप लोगों को स्टूडेंट्स बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी समझाएंगे, मैं ही समझाऊंगा कि वो प्रीवियस ईयर जो बोर्ड के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आए हैं कि नहीं इस चैप्टर से क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।